नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी सेट नेट अध्ययन में जो महाराष्ट्र सेट पेपर 7 अप्रैल को होने वाला है, उसके हम पीवाईक्यू क्वेश्चन देख रहे हैं। जो पिछले वर्ष के कल के वीडियो में हमने लगभग 70 क्रमांक तक प्रश्न देखे थे और आज उसके आगे के प्रश्न हम देखेंगे। यहाँ से जो तर्क और स्थापना के प्रश्न हैं वह प्रारंभ होते हैं। हम तर्क पढ़ते हैं, स्थापना पढ़ते हैं और तर्क पढ़ते हैं। यहाँ पर स्थापना है कि अजनबीपन से ग्रस्त मनुष्य को जो पाशव है वही मानवीय और मानवीय अंतः पाशव प्रतीत होता है। यानी यहाँ पर जो इसका जो है अजनबीपन से ग्रसित मनुष्य को जो पाशव है वही मानवीय और मानवीय अंततः पार्श्व प्रतीत होता है। यानी कहा जाए तो यह जो कथन है, यह स्थापना जो है सत्य है, यह हमारा राइट है, स्थापना राइट है। और तर्क क्या बताता है अजनबीपन आधुनिक मनुष्य जीवन की त्रासदी है, बिल्कुल सही है। यानी यहाँ पर दोनों सही है, ऑप्शन क्रमांक बी हमारा सही है। यानी स्थापना और तर्क यहाँ पर दोनों सही है। अगला प्रश्न क्या है? अगला है, देखो अगला प्रश्न है, स्थापना पढ़ते हैं। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। यह बिल्कुल सत्य है, यह भी बिल्कुल सत्य है। और तर्क क्या है? विज्ञान का संबंध संवेदना से नहीं होता, यानी विज्ञान का संबंध संवेदना से नहीं होता है। यह भी बिल्कुल सत्य है। यानी यहाँ पर भी स्थापना और तर्क दोनों यहाँ पर हमारे सत्य है। यानी यहाँ पर भी जो है ऑप्शन क्रमांक ये हमारा सही है, स्थापना और तर्क दोनों सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है हमारा, पढ़ते हैं। इसका स्थापना है कि प्रियतम के वियोग से जो दुख होता है उसमें कभी कभी दया या करुणा का भी कुछ अंश मिला रहता है। बिल्कुल सही है। जो भी प्रियतम का योग रहता है, जो भी जुदाई का मौसम रहता है, उसमें थोड़ी सी करुणा का अंश भी दबा हुआ रहता है। यह बिल्कुल सत्य है, स्थापना। अभी तर्क क्या है? प्रियतम के योग पर उत्पन्न करुणा का विषय प्रियतम के सुख का निश्चय है। यह भी बिल्कुल सत्य है। यानी यहाँ पर भी स्थापना और तर्क दोनों सत्य है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी हमारा ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, स्थापना क्या है और तर्क क्या है। स्थापना है गोस्वामी जी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य के क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए। यह बिल्कुल स्थापना बिल्कुल सत्य है। तर्क क्या कहता है कि गोस्वामी जी चमत्कार में विश्वास करते थे। यह बिल्कुल गलत है। यानी गोस्वामी तुलसीदास जो थे वह चमत्कार पर विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन वह चमत्कार समझना चाहिए। यह जो है बिल्कुल सत्य है। यानी यहाँ पर स्थापना सही और तर्क जो है गलत है। स्थापना सही और तर्क यहाँ पर हमारा गलत है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं 75 नंबर का। अगला प्रश्न है, देखो, स्त्रियां पुरुष संबंधों से मुक्ति नहीं बल्कि अधिकारों की अपेक्षा रखती है। बिल्कुल सही है। स्त्रियां जो है पुरुष संबंधों से मुक्ति नहीं चाहती, लेकिन उस संबंधों में अधिकार चाहती है। यह बिल्कुल सत्य है। और तर्क क्या कहता है? स्त्री पुरुष से नारी जीवन में परिवर्तन अपेक्षा है। यानी यह बिल्कुल सही है। यानी यहाँ पर स्थापना और तर्क दोनों हमारा सही है। तो दोनों स्थापना और तर्क दोनों सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 76 नंबर का। अगला, रस न सुखात्मक है और न दुखात्मक। रस दशा हृदय की मुक्त अवस्था का नाम है। बिल्कुल सही है। लेकिन रस जो है सुखात्मक होता है, दुखात्मक भी होता है। और सहानुभूति मानसिक परितोष है। सहानुभूति जो है मानसिक परितोष है। यह बिल्कुल गलत है। यानी यहाँ पर स्थापना सही और तर्क हमारा गलत होगा। अगला प्रश्न है 76। अगला प्रश्न है हमारा, कवि परमात्मा की बात की व्याख्याकार मात्र। यानी कवि केवल परमात्मा की बात की व्याख्या करे, परमात्मा की बात को ही बताता है कवि। यह बिल्कुल गलत है। कवि केवल परमात्मा की बात को ही नहीं, वह तो आपके नायक या नायिका की बात को भी बताता है।
उसकी भी व्याख्या करता है। जनमानस की व्याख्या भी कवि करता है, केवल परमात्मा की बात की व्याख्या कवि नहीं करता। वहाँ बोलने वाला ईश्वर ही होता है जी कवि को माध्यम बनाकर अपनी बात कह लेता है। यानी कवि को माध्यम बनाकर कोई आम व्यक्ति भी बात कर सकता है, परमेश्वर या ईश्वर ही नहीं करता। यानी यहाँ पर स्थापना और तर्क दोनों गलत है। अगला प्रश्न है, मनोविश्लेषणवाद में सबसे ज़्यादा महत्व व्यक्ति के मन को दिया जाता है। बिल्कुल सही है। मनोविश्लेषणवाद में व्यक्ति के मन को भी ध्यान दिया जाता है, मन पर ही ध्यान दिया जाता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि व्यक्ति का मन सामाजिक प्रतिबंधों में कैद होकर जड़ हो जाता है। यह भी बिल्कुल सत्य है। यानी यहाँ पर स्थापना और तर्क दोनों हमारे सही है। अगला प्रश्न है, अतिशयोक्ति अलंकार में उपमेय को छुपाकर उससे उपमान का भेद दिखाया जाता है। ये बिल्कुल सही है। अतिशयोक्ति अलंकार में उपमेय को छुपाया जाता है और उपमान का भेद बताया जाता है। उपमान के भेद को दिखाया जाता है। बिल्कुल सही है। उपमेय को छुपाकर उससे उपमान का भेद दिखाया जाना कविता में असंभव है। यानी यह बिल्कुल गलत है। यहाँ पर स्थापना सही है और तर्क जो है वह हमारा गलत निकलता है। अगला प्रश्न है 80 नंबर का। यह क्या कहता है 80 नंबर का स्थापना और तर्क देखते हैं। तो यहाँ है, देखो स्थापना यहाँ पर है व्यक्ति का वास्तविकताओं के साथ जो द्वंद्वात्मक संबंध होता है वही काव्य आदि में व्यक्त होता है। बिल्कुल सही है। यानी जो वास्तविक स्थिति में जो व्यक्ति का द्वंद्वात्मक संबंध है वह काव्य आदि में प्रस्तुत किया जाता है, दिखाया जाता है, व्यक्त किया जाता है। यह बिल्कुल सही है। तर्क क्या कहता है, काव्य और कला में वातावरण और व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियों का संबंध नहीं होता। यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि काव्य और कला के वातावरण में व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति क्या है इससे संबंध होता है। यहाँ पर होता है संबंध, नहीं होता दिया है, तो यह गलत है। स्थापना सही और तर्क हमारा यहाँ पर गलत है। अगला प्रश्न है हमारा 81 नंबर का। जो 81 नंबर का ये स्थापना तर्क का नहीं है। यो हे हो सिद्धांत के स्थापक कौन है? यानी यो हे हो सिद्धांत के स्थापक जो है वह है न्यायर जो है इस सिद्धांत के संस्थापक है। अगला प्रश्न है, किस जनपद में अवधी नहीं बोली जाती? किस जनपद में अवधी नहीं बोली जाती? तो बरेली में अवधी वो नहीं बोली जाती है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश को सबसे पुरानी हिंदी किसने कहा? तो अपभ्रंश को जो सबसे पुरानी हिंदी जो है वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है। अगला प्रश्न है, नोट्स ऑफ तुलसीदास ग्रंथ के लेखक कौन है? नोट्स ऑफ तुलसीदास ग्रंथ के लेखक जो है वह है जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन। यह नोट्स ऑफ तुलसीदास ग्रंथ के लेखक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 85 नंबर का प्रश्न है अगला हमारा। गंग कवि ने चंद छंद वर्णन की महिमा नाटक पुस्तक की विधा में लिखा है। तो यह जो है गद्य विधा में लिखा हुआ इसका किताब है। चंद छंद वर्णन की महिमा, यह नाटक जो पुस्तक है वह गद्य विधा में लिखा हुआ है। अगला है, तुलसीदास की निम्नलिखित रचनाओं में गीति काव्य नहीं है। अभी यहाँ पर सभी तुलसीदास की रचनाएं दी हुई है, यानी इसमें से गीति काव्य कौन सा नहीं है वह हमें पहचानना है। तो गीति काव्य जो है कवितावली, यह जो है गीति काव्य की रचना नहीं है तुलसीदास की। अगला है, देखो निम्नलिखित में से आलम की रचना नहीं है। या भी यहाँ पर आलम की रचना कौन सी नहीं है? तो विरह वारिस, यह जो है आलम की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है 28 नंबर का, नेहा महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदरता के भेद कौन जाने इस पंक्ति का प्रयोग रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि के संदर्भ में किया? यानी नेहा महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदरता के भेद को जाने, यानी इस पंक्ति का प्रयोग रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि के संदर्भ में किया है? तो यह जो है घनानंद के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अगला प्रश्न है हमारा, पोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष थे। तो पोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी के अध्यापक कौन थे? तो पोर्ट विलियम कॉलेज में देखो हिंदुस्तानी के अध्यापक जो थे वह है जॉन गिल क्राइस्ट। यह थे हिंदुस्तानी के अध्यापक तथा प्रोफेसर।
90 नंबर का प्रश्न, रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उस ध्वस्त तो राम की शक्ति पूजा में, यह कथन किसका है? यानी रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। यानी यह जो है राम से संवाद कर रहा है। कौन? तो जाम्बुवंत जो है वह राम को संवाद कर रहा है कि रावण जो है अशुद्ध होकर वह सब कुछ कर सकता है, तो तुम तो शुद्ध हो, सिद्ध हो, तो तुम उसे क्यों नहीं मार सकते? तो यह जो है, अभी अगला प्रश्न है, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी, किसकी काव्य पंक्ति? यह जो है महादेवी वर्मा की काव्य पंक्ति है, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ। अगला प्रश्न है, कामायनी में किस नारी पात्र का उल्लेख नहीं मिलता? तो कामायनी में जो है किस नारी पात्र का उल्लेख नहीं है? एक मिनट। कामायनी में श्रद्धा है, ईड़ा है, यहाँ पर रति का जो है रति का चित्रण नहीं मिलता कामायनी महाकाव्य में। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा के अनुसार साधु साधु साधक धीर धर्म धन साधु साधु साधक धीर धर्म धन धन्य राम पंक्ति किसका कथन है? यानी यह किसका कथन है? साधु साधु साधक धीर धर्म धन धन्य राम, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है हनुमान का यह कथन है। अगला प्रश्न है, बरगद का पेड़ के रचनाकार कौन से? अभी बरगद का पेड़ किसकी रचना है? तो बरगद का पेड़ जो है वह रचना है, देखो, कुंवर नारायण की रचना है बरगद का पेड़। अगला है, एक टोकरी भर मिट्टी कहानी में किसका हृदय परिवर्तन दिखाया है? तो इसमें जो है जमींदार का हृदय परिवर्तन दिखाया है, विधवा औरत का, समाज का। या जो जब विधवा औरत जब वह अंतिम समय में उस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी ले जाने के लिए आती है और वह उस टोकरी से वह मिट्टी से टोकरा भरती है और वह जमींदार को उठाने के लिए कहती है, और वह जब वो उठा नहीं पाता, उसका बोझ उठा नहीं पाता, तो वह सोचता है कि मैं अब एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठा पा रहा हूँ, लेकिन इस झोपड़ी में न जाने कितनी टोकरियाँ मिट्टी पड़ी है, इन सब का बोझ मैं ज़िंदगी भर कैसे उठा पाऊँगा? या ऐसी है वह विधवा महिला कहती है कि उस जमींदार से, इस झोपड़ी में तो न जाने कितनी हज़ारों टोकरियाँ मिट्टी पड़ी है, आपको तो यह टोकरी भर मिट्टी उठाई नहीं जाती, तो बाकी इन मिट्टी का ज़िंदगी भर बोझ आप कैसे उठाओगे? तो वो यह वाक्य सुनकर ही जमींदार का हृदय परिवर्तन होता है और वो उसको उसकी झोपड़ी जो है वापस देता है। अगला प्रश्न है, परिंदे कहानी में किस पादरी का संदर्भ आया है? अभी परिंदे कहानी में जो है एक पादरी है जो फादर एल्डमंट, यह जो आया है वहाँ पर। अगला प्रश्न है हमारा, पीढ़िया उपन्यास के लेखक कौन है? अभी पीढ़िया उपन्यास किसका है? तो पीढ़िया उपन्यास अमृतलाल नागर का है। अगला है प्रश्न, पतझड़ शब्द में कौन सा समाज है? पतझड़ शब्द में कौन सा समाज दिखाई देता है? तो पतझड़ शब्द में जो है वह है बहुव्रीहि समाज यहाँ पर दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पात्र महिला आंचल में नहीं है? बालदेव, बावनदास, चुन्नी गोसाई, ओमकारनाथ। तो इसमें जो है कौन सा पात्र नहीं है? तो ओमकारनाथ यह महिला आंचल उपन्यास का पात्र नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दोहा के रचयिता कौन है? यहाँ पर अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीद, अधम व्यंजना, रस कुटिल, उल्टी कहत नवीन, यह जो है देव की पंक्ति है। तो यहाँ पर जो है हमने जो मार्च 2023 में पेपर हुआ था वह उसके क्वेश्चन हमने कल देखे थे, और आज जो है यहाँ पर हमारे यह क्वेश्चन समाप्त हुए। लेकिन इसके बाद भी हम जो पहले का देख रहे थे, जो 2000 जून वाला 2020 या 21 का प्रश्न पत्र देख रहे थे, उसके भी कुछ क्वेश्चन रहे हैं, वो हम देखते हैं। एक मिनट, इसको मैं बैक लेता हूँ। यही है। तो इससे भी हमने लगभग 70 से आगे क्वेश्चन यहाँ पर हमारे बचे हैं, वह क्वेश्चन अब हम देखेंगे इस प्रश्न पत्र के। इसमें भी 70 से आगे देखेंगे। एक मिनट, 30,
हाँ, निम्नलिखित रचनाकारों को, ये हमने देखना बाकी है, यह नहीं देखे तो लगभग यहाँ तक देखा था हमने। जो प्रतीकावाद का घोषणा पत्र किस अखबार में है, तो इसको फिगारो, यहाँ तक हमने देखा था 70 प्रश्न तक, और 70 से आगे जो भी है वो हम आप देखेंगे। 71 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित भाषा परिवारों को उनके भाषा को सुमिलित कीजिए। तो यहाँ पर जो है भाषा परिवार दिए हुए हैं और उनको उनके भाषा परिवारों के साथ सुमिलित करना है। तो यहाँ पर जो है, एक मिनट, काकेशियन परिवार जो है वह किस भाषा का है, तो काकेशियन परिवार जो है वह है चेचियन भाषा में आता है, चेचियन भाषा परिवार में आता है। मलेशियन पॉलिनेशियन परिवार जो है वह है समोअन, यानी वह समोअन भाषा परिवार में आता है, मलेन पॉलिनेशियन परिवार। अल्ट्रो आशियाटिक परिवार यह जो है यह संताली भाषा परिवार में आता है। और बुशमैन परिवार जो है, भाषा परिवार यह किस में आता है, तो वह बुशमैन परिवार भाषा जो है वह आता है, देखो यहाँ पर नीचे नहीं लिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो बुशमैन भाषा परिवार है वह एकसे में आ जाएगा, एकसे भाषा परिवार में यह भाषा परिवार आएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी संस्थानों को उनके मुख्यालयों के साथ सुमिलित कीजिए। यानी यहाँ पर जो हिंदी संस्थान दिए हुए हैं और उनके मुख्यालय कहाँ कहाँ हैं। जैसे दक्षिण भारत हिंदी प्रचारिणी सभा, इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय चेन्नई में है, इसका मुख्यालय चेन्नई में है, इसका मुख्यालय। और हिंदी साहित्य सम्मेलन कहाँ पे है, तो हिंदी साहित्य सम्मेलन जो है वह है प्रयागराज में, यहाँ पर यह जुड़ सकता है प्रयागराज। केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर है, तो केंद्रीय हिंदी संस्थान जो है वह है आगरा में, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में। और केंद्रीय हिंदी निर्देशालय यह जो है यह है केंद्रीय हिंदी निर्देशालय नई दिल्ली में है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमिलित कीजिए। यानी यहाँ पर रचनाएं दी हुई है और उनके रचनाकारों के साथ सुमिलित करना है। यहाँ पर महादेवी वर्मा की रचना कौन सी है, तो महादेवी वर्मा की रचना जो है वह है, महादेवी वर्मा की रचना यहाँ पर ठकुरी बाबा, एक मिनट, महादेवी वर्मा की रचना ठकुरी बाबा है। और तुलसीराम की रचना कौन सी है यहाँ पर, तो मुर्दहिया, यह तुलसीराम की आत्मकथा है। शिवरानी देवी की रचना कौन सी है, तो प्रेमचंद घर में। और मनु भंडारी की रचना यहाँ पर कौन सी है, तो मनु भंडारी की रचना है, देखो, एक कहानी यह भी, यानी मनु भंडारी की रचना है एक कहानी यह भी। तो यहाँ पर नहीं दिख रहा है, लेकिन मनु भंडारी की रचना यह है एक कहानी, मनु भंडारी की रचना एक कहानी यह भी, यह उसकी रचना है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखो, निम्नलिखित लेखकों को उनकी रचनाओं के साथ सुमिलित करना। यानी यहाँ पर भी लेखक दिए हुए हैं और उनकी रचनाओं के साथ उनको भी सुमिलित करेंगे हम। यहाँ पर है, देखो, विजय सेन सूरी की रचना कौन सी है, तो विजय सेन सूरी की रचना है वह है रेवंत गिरिरास। एक मिनट, इसको थोड़ा ऐसा करेंगे। तो विजय सेन सूरी की रचना है रेवंत गिरिरास। नरपति नाल की रचना कौन सी है, तो नरपति नाल की रचना है बिसल देव रासो नरपति नाल। यहाँ पर शालीभद्र सूरी की रचना कौन सी है, तो शालीभद्र सूरी की रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास। और आसुक की रचना है चंदन बाला रास। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचयिता के साथ सुमिलित कीजिए। यानी यहाँ पर रचयिता दिए हुए हैं और उन रचयिता को उनके ग्रंथों के साथ सुमिलित करना है। तो यहाँ पर है, देखो, पहला नाम है रास पंचायती। तो रास पंचायती
रास पंचायती यह ग्रंथ किसका है? तो रास पंचायती यह ग्रंथ नंददास का है। एक मिनट, रास पंचायती यह नंददास का, रास पंचायती नंददास। भक्त नामावली किसका ग्रंथ है? तो भक्त नामावली यह है ध्रुवदास का। और युगलमान चरित्र किसकी रचना है? युगलमान चरित्र यह है कृष्णदास की। और हित 84 किसकी रचना है? हित 84 जो है वह है हित हरिवंश की। और युगल शतक किसका है? तो युगल शतक जो है वह है श्री भट्ट का। यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, मैं यहाँ पर लिखूंगा श्री भट्ट। श्री भट्ट की रचना है युगल शतक। नहीं, युगल शतक रचना श्री भट्ट की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रबंध काव्यों को उनके रचनाकारों के साथ सुमिल कीजिए। यानी यहाँ पर प्रबंध काव्य दिए हुए हैं और उनके रचनाकारों के साथ सुमिल करना है। तो चंडी चरित्र किसकी रचना है? तो चंडी चरित्र जो है वह है चंडी चरित्र गोविंद सिंह की रचना है। एक मिनट, चंडी चरित्र गोविंद सिंह की रचना है। और द्रोण पर्व संग्राम सार, द्रोण पर्व संग्राम सार यह रचना किसकी है? तो यह जो रचना है यह रचना है यहाँ पर कुलपति मिश्र की। और सुजान चरित यहाँ पर किसकी है? पद्माकर। अभी बचे हैं कितने? 3, और रचनाएं कितनी है? 2। तो सुजान चरित राम सिंह का है या सुदन का है या पद्माकर का है? तो सुजान चरित्र यह जो है यह सुदन का है। और हिम्मत बहादुर बिरुदावली किसकी रचना है? तो वह है पद्माकर की। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमिलित कीजिए। यानी यहाँ पर ग्रंथकारों के नाम और ग्रंथ दिए हुए, तो उनके साथ हम सुमिलित करना है हमें। पहली ग्रंथ रचना है मृगावती। मृगावती किसकी है? तो मृगावती यह जो रचना है यह है कुतुबन की। मृगावती रचना कुतुबन की है। मृगावती रचना कुतुबन, मृगावती रचना कुतुबन की है। उसके बाद जो कौन सी रचना है? उसके बाद है सत्यवती कथा किसकी है? तो सत्यवती कथा यह जो है ईश्वरदास की है सत्यवती कथा। और अकरावट जायसी की है। चंदायन किसकी है? चंदायन मुला दाऊद की रचना है। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमिलित कीजिए। तो यहाँ पर भी रचना और उनके नाम दिए हुए हैं। तो यहाँ पर पहली रचना कौन सी है? खावरनामा। खावरनामा रचना किसकी है? तो खावरनामा यह रचना जो है वह है रुस्तमी की है खावरनामा। गुलशन इश्क किसकी रचना है? तो गुलशन इश्क जो है यह रचना है नुसरती की रचना है। और यूसुफ जुलेखा किसकी रचना है? तो यूसुफ जुलेखा है हाशिमी की रचना है। और मन लगन रचना जो है, मन लगन रचना यहाँ पर है, देखो बहरी की मन लगन रचना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमिलित कीजिए। तो यहाँ पर जो है अरे यायावर रहेगा याद किसकी है? तो आगे की है। अरे यायावर रहेगा याद आगे की है। क्या भूलू क्या याद करूँ बच्चन सिंह की है। एक मिनट, क्या भूलू क्या याद करूँ, उसके बाद क्या है? एक लेखक की डायरी किसकी रचना है? एक मिनट, ये लॉक ही हो गया। कहाँ गया वो कर्सर? कहाँ गया हमारा
कर्सर कहाँ गायब हो गया? एक मिनट मैं फिर से उसको चालू करूँगा। तो यहाँ पर है, देखो हमारी यहाँ यह प्रश्न चल रहा था, थोड़ी सी दुविधा आई थी बीच में, लेकिन अब वो दुविधा ठीक हो गई है। तो आर्य यायावर रहेगा याद, यह आगे की रचना है। एक लेखक की डायरी, यह रचना किसकी है? तो एक लेखक की डायरी, यह जो रचना है यह है, देखो मुक्तिबोध की है, एक लेखक की डायरी। और संस्कृति के 4 अध्याय दिनकर जी का है, संस्कृति के 4 अध्याय दिनकर जी का। और क्या भूलूं क्या याद करूं, बच्चन सिंह का है। अगला प्रश्न है, और यहाँ पर भी निम्नलिखित कहानियों को उनके लेखकों के साथ सुमिलित करना है। यानी यहाँ पर जो दलित कहानियाँ हैं, उन दलित कहानियों को उनके लेखकों के साथ सुमिलित करना है हमें। पहली घुसपैठिया कहानी किसकी है? तो घुसपैठिया, यह जो कहानी है, घुसपैठिया कहानी है, देखो जयप्रकाश करमंद की है। जयप्रकाश करमंद की कहानी है घुसपैठिया। और हरी हैरी कब आएगा, हैरी कब आएगा, यह कहानी किसकी है? तो हैरी कब आएगा, यह कहानी जो है यह सूरजपाल सिंह चौहान की कहानी है, सूरजपाल चौहान की कहानी है। दलित ब्राह्मण, दलित ब्राह्मण कहानी किसकी है? तो दलित ब्राह्मण यह है शरण कुमार निम्बाले की कहानी है, दलित ब्राह्मण। और एक गांव की मौत, एक गांव की मौत, यह भी, यह जो है भवानी सिंह की कहानी है, एक गांव की मौत। और पहली घुसपैठिया जो है वह जयप्रकाश करमंद की है, नहीं सॉरी, जयप्रकाश करमंद की नहीं है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की है घुसपैठिया। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कहानियों को उनके पात्रों के साथ सुमिलित कीजिए। यानी यहाँ पर पात्र दिए हुए हैं और उनके साथ उनको हमें सुमिलित करना है। तो यहाँ पर नवल किशोर जो है वह किस कहानी का पात्र है? तो नवल किशोर यह पात्र जो है वह है, एक मिनट, नवल किशोर जो है वह है यहाँ पर वह दुलाई वाली कहानी का पात्र है। नवल किशोर वह दुलाई वाली कहानी का पात्र है। दिल फिराक दुनिया का सबसे अनमोल रतन, किरण जो है कानों में कंगना कहानी की पात्र है। और मन जोगिनी, मन जोगिनी यह जो है कहानी का प्लाट नामक कहानी की पात्र है, क्योंकि उसने कहा था कहानी का यहाँ पर एक भी पात्र नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नाटक तथा चरित्रों को सुमिलित कीजिए। यानी कोणार्क, कोणार्क नाटक जो किस पर लिखा है? तो कोणार्क नाटक जो है, कोणार्क नाटक धर्मपद का है, धर्मपद पर लिखा हुआ है। अंधेर नगरी किसका है? अंधेर नगरी जो है गोवर्धन दास उसका पात्र है, गोवर्धन दास। आधे अधूरे अशोक जो सावित्री का और महेंद्रनाथ का लड़का होता है। और 8वां सर्ग जो है वो, उसमें 8वां सर्ग में कालिदास की साहित्य स्वतंत्रता पर बात की हुई है। अगला प्रश्न है, इसमें निम्नलिखित निबंध रचनाओं को उनके लेखकों के साथ सुमिलित कीजिए। यानी यहाँ पर निबंध दिए हुए और उनके लेखकों के साथ मिलाना है हमें, और हम मिलाएंगे क्योंकि उसी के लिए हम बैठे हैं। दूसरा क्या, पहला प्रश्न है यहाँ पर संस्कृति और सौंदर्य, संस्कृति और सौंदर्य निबंध किसका है? एक मिनट, संस्कृति और सौंदर्य यह है, एक ये क्या हो रहा है, संस्कृति और सौंदर्य नाम और सिंह का निबंध है। उठ जाग मुसाफिर किसका है? तो उठ जाग मुसाफिर विवेक कुबेरनाथ राय का है, नहीं, उठ जाग मुसाफिर विवेकी राय का है, कुबेरनाथ राय की बोल रहा हूँ मैं, उठ जाग मुसाफिर विवेकी राय। और उत्तरा फाल्गुनी के आसपास यह है कुबेरनाथ राय का, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास। और दिल्ली दर्पण यह जो है यह भारतेंदु का है। और पहला जो था, पहला कौन सा था? संस्कृति और सौंदर्य, यह जो निबंध है, यह निबंध यहाँ पर
नाम और सिंह का है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाओं काव्य रचना के साथ सुमिलित कीजिए। यानी यहाँ पर काव्य रचनाएं दी हुई है और उनके रचनाओं के साथ सुमिलित करना है। उत्तरा जो दुर्गम पर्वत पर नैशांधकार चमकती दूर ताराए जो हो कहीं पार। यह जो पंक्ति है, यह पंक्ति किस रचना की है? तो यह पंक्ति है, देखो, राम की शक्ति पूजा से यह पंक्ति है। राम की शक्ति पूजा, मैं यहाँ पर नीचे का नहीं दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पर ऐसे लिखूंगा, राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा। अगला है, जड़ चेतन सब एकाकार शून्य विश्व के ऊर में केवल। यानी यह जो पंक्ति है, यह पंक्ति है, देखो, प्रथम रश्मि की यह पंक्ति है। प्रथम रश्मि, एक मिनट, कहाँ गया अभी वो। आज बहुत सी दुविधाएं आ रही है वीडियो बनाने में, लेकिन फिर भी बना रहे हैं। उत्तरा जो दुर्गम पर्वत पर नैशांधकार चमकती दूर ताराए जो हो कहीं पार। यह जो पंक्ति है, यह पंक्ति है राम की शक्ति पूजा की। यहाँ पर लिखता हूँ मैं, राम की शक्ति पूजा। दूसरी है, जड़ चेतन सब एकाकार शून्य विश्व के ऊर में केवल। यह है प्रथम रश्मि की पंक्ति है। प्रथम रश्मि। दूसरा है, सांसों का आना जाना हम, ये उसकी है, हमारे कौन गलियां, एक मिनट, इसको थोड़ा ये करते, हमारी कौन गलियां अंतरीप उभार से सैकत कुल सब गोलियां उसकी गड़ी है। यह जो पंक्ति है, यह पंक्ति है नदी के द्वीप की। यह पंक्ति है नदी के द्वीप, नदी के द्वीप। और अगला है, मेरा पग पग संगीत भरा श्वासों से स्वप्न पराग झरा नभ के नव रंग बुनते दुदल छाया में मलय बयार भरा। यह जो पंक्ति है, यह पंक्ति है, देखो, बयार पली। यह पंक्ति है, मैं दुख भरी नीर की बदली, जो महादेवी वर्मा की रचना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कृतियों को उनके लेखकों के साथ सुमिलित कीजिए। यानी यहाँ पर जो आलोचनात्मक रचना है वह दी हुई है। पहली है हिंदी नवरत्न। हिंदी नवरत्न किसकी किताब है? तो हिंदी नवरत्न, यह जो किताब है मिश्र बंधु की है। हिंदी नवरत्न मिश्र बंधु की है। और केशव की काव्य कला, केशव की काव्य कला यह किसकी कृति है? तो केशव की काव्य कला है, देखो, तो केशव की काव्य कला है कृष्ण शंकर शुक्ल की है। हिंदी भाषा और साहित्य किसकी रचना है? तो यह हिंदी भाषा और साहित्य श्याम सुंदर दास की है। नए साहित्य नए प्रश्न, यह जो रचना है, यह रचना है नंद दुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कृतियों को सुमिलित कीजिए। यानी यहाँ पर भी कृतियाँ दी हुई है और उन कृतियों को सुमिलित करना है। यहाँ पर पहली रचना है हमारी जुलूस रुका हुआ है। जुलूस रुका हुआ किसकी रचना है? तो जुलूस रुका हुआ, यह जो रचना है, यह है विवेकी राय। एक मिनट, जुलूस रुका हुआ विवेकी राय। विवेकी राय, जुलूस रुका हुआ। रंजन धलजल, यह जो रंजल धनजल, यह जो है फणेश्वरात रेणु की है। रंजन धलजल फणेश्वरात रेणु। युद्ध यात्रा किसकी है? तो युद्ध यात्रा जो है वह है धर्मवीर भारती की। और तूफानों के बीच,
तूफानों के बीच किसकी है? तो रांगे राघव की है तूफानों के बीच। अगला प्रश्न है संस्कृत आचार्य और उनके आविर्भाव काल को सुमिलित कीजिए, यानी किस काल में कौन से संस्कृत आचार्य विद्यमान थे वह हमें पहचानना है। यहाँ पर भी ये ऐसा हो रहा है। जैसे भामह का समय क्या था? तो भामह किस शताब्दी के थे? भामह जो थे वह 9वीं शताब्दी के थे। वामन किस शताब्दी के हैं? 1 मिनट, गलत हुआ शायद। भामह किस शताब्दी के हैं? तो भामह जो है वह है 6ठी शताब्दी के है भामह। और वामन किस शताब्दी के हैं? तो वामन जो है वह है वामन 18वीं शताब्दी के हैं। और आनंदवर्धन जो है वह है 9वीं शताब्दी के। और क्षेमेंद्र की जो शताब्दी है, क्षेमेंद्र की शताब्दी आती है यहाँ पर 11वीं शताब्दी के क्षेमेंद्र आते हैं, 11वीं शती। अगला प्रश्न है रस से संबंधित निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमिलित कीजिए, यानी यहाँ पर रस से संबंधित जो ग्रंथ है उनके साथ उनको हमें सुमिलित करना है। तो पहला है रसमीमांसा। रसमीमांसा किसका है? तो रसमीमांसा यह जो रचना है, रसमीमांसा यह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। और रस सिद्धांत किसका है? रस सिद्धांत है डॉक्टर नगेंद्र की। और रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र, रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र किसकी रचना है? तो रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र यह जो है निर्मला जैन की है। और रस विमर्श यह रचना राममूर्ति त्रिपाठी, डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी की रचना रस विमर्श है, याद रखिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पंक्तियों को उनके रचनाओं के साथ सुमिलित कीजिए, यानी यहाँ पर पंक्ति दी हुई है और फिर से उन पंक्तियों के साथ हमें सुमिलित करना है उनको। अस्पर्श छुअन से हुए तार, अस्पर्श छुअन से हुए तार, यह किस कविता की पंक्ति है? तो यह जो है असाध्य विना जब प्रियवत जो है उस असाध्य विना को तारों को छूता है तब यह पंक्ति है। उद्धार प्रिया का हो न सका, उद्धार प्रिया का हो न सका, यह किस कविता की पंक्ति है? तो यह जो है राम की शक्ति पूजा की कविता पंक्ति है। समर्पण लो सेवा का सार, समर्पण लो सेवा का सार, यह कामायनी की पंक्ति है। और मैं यहाँ नहीं संदेश स्वर्ग का लाया, मैं यहाँ नहीं संदेश स्वर्ग का लाया, यह कहाँ की है, किस कविता की है? तो यह जो है साकेत की पंक्ति है, मैं संदेश यहाँ का नहीं स्वर्ग का लाया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों को उससे संबंधित व्यक्ति के साथ सुमिलित कीजिए, यानी यहाँ पर जो उक्तियाँ है वह उक्तियाँ किसकी है? केश कम्मली किसको कहा जाता है? तो केश कम्मली यहाँ पर प्रियवत को कहा जाता है जो असाध्य विना में है। और बसंत के अग्रदूत किसको माना जाता है? बसंत के अग्रदूत जो है वह बसंत के अग्रदूत निराला को कहा जाता है। और एक पुरुष किसको कहा जाता है? एक पुरुष यहाँ पर मनु को कहा गया है। और भारतीय आत्मा जो है, भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रामकुमार वर्मा के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन का संगत क्रमामी, अभी जो रामविलास शर्मा ने या नहीं रामकुमार वर्मा ने जो संगत कालक्रम बताया है उसका सही विकल्प हमें चुनना है। तो संधिकाल, चारणकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, यानी ऑप्शन क्रमांक ये हमारा यहाँ पर सही है। रामकुमार वर्मा ने जब भी काल विभाजन करते समय पहले संधिकाल, फिर चारणकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल को माना है। अगला प्रश्न है आदिकालीन रचनाओं में अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त कवियों का संगत वर्ग, जो आदिकालीन जो रचनाएं हुई वह अपभ्रंश भाषा को छोड़कर हुई, उस अपभ्रंश से प्रभाव से मुक्त रचना कौन कौन सी है? तो इसमें जो है उसमें है देखो खुमान रासो, बिसलदेव रासो, जयप्रकाश और बसंत विलास, ऑप्शन क्रमांक सी हमारा यहाँ पर सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आदिकालीन कृतियों का संगत वर्ग। अभी यहाँ पर आदिकाल की कौन सी रचनाएं जो है संगत क्रम में है, काल क्रमानुसार सही है? तो इसमें जो है उसमें सबसे प्रथम जो भविष्यत कहा, उपदेश रसायन, आत्म प्रकाश, परमात्मा प्रकाश और पाहुड़ दोहा, ऑप्शन क्रमांक बी हमारा सही है। अगला प्रश्न है शारदा लिपि से
शारदा लिपि से निकली हुई लिपियों का संगत वर्ग। अभी शारदा लिपि से निकली हुई लिपियों का संगत वर्ग कौन सा है? तो यहाँ पर मरादिनी, एक मिनट, हाँ, शारदा लिपि से निकली हुई लिपियों का संगत वर्ग यहाँ पर महाजनी, मोडी, बंगाली और डोंगरी। ऑप्शन क्रमांक डी हमारा सही है। यह शारदा लिपि से निकली हुई लिपियाँ हैं। निम्नलिखित में से एकाक्षरी परिवार की भाषाओं का संगत वर्ग। अभी यहाँ पर एकाक्षरी परिवार की भाषाओं का संगत वर्ग कौन सा है? तो इसमें है मदारिणी, कैटनी, फुकनी और श्यामी। यह जो है एकाक्षरी भाषा परिवारों की भाषाओं का संगत वर्ग है। मदारिणी, कैटनी, फुकनी और श्यामी। अगला प्रश्न है रूप परिवर्तन के कारणों का संगत वर्ग पहचानिए। अभी जो रूप परिवर्तन है उसके कारणों का संगत वर्ग हमें पहचानना है। तो इसका जो है रूप परिवर्तन के कारणों का संगत वर्ग यह है, देखो, ध्वनि परिवर्तन, स्पष्टता, अज्ञान और बल। ऑप्शन क्रमांक बी हमारा सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भारोपीय परिवार की भाषाओं का संगत वर्ग पहचानिए। अभी यहाँ पर जो भारोपीय भाषा है उसका संगत क्रम है, देखो, अंग्रेजी, अवेत्सा, फ्रांसीसी और गुजराती। ऑप्शन क्रमांक डी हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग अष्टछाप के कवियों के संदर्भ में संगत है? जो अष्टछाप के कवि है वह एक संगत वर्ग में एक के बाद एक कौन से है? तो ये वह हमें पहचानना है। तो इसमें जो है सबसे प्रथम आते हैं सूरदास, नंददास, यानी ऑप्शन क्रमांक ये हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा रीतिमुक्त काव्यधारा के कवियों का संगत वर्ग। अभी जो रीतिमुक्त के जो कवि है उसका संगत वर्ग पहचानना है। तो इसमें है रसलीन, ठाकुर, बोधा और आलम। ऑप्शन क्रमांक ये हमारा सही है। अगला प्रश्न है अंतिमतः निम्नलिखित में से तीसरा ताल सप्तक 1959 के कवियों का संगत क्रम। अभी पहला जो है 1943, पहला 1952, दूसरा सप्तक 1959, नहीं, यह तीसरा सप्तक 1959 तीसरा, और 1979 जो है वह चतुर्थ ताल सप्तक है। इसमें जो है संगत वर्ग है, देखो, एक मिनट, इसमें संगत वर्ग है तीसरा ताल सप्तक के कवियों का केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, कीर्ति चौधरी। यह तीसरे ताल सप्तक के कवि है। तो यहाँ पर जो है हमारा यह पेपर समाप्त होता है। और फिर ऐसे ही अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।